नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्यावरणीय मुद्दे वाला। और पर्यावरणीय मुद्दा ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। और एक लाइन केवल सिलेबस में आपके लिख दी जाती है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो पारिस्थितिकी तो हम डिटेल में जान ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि पर्यावरण का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? मानव पर पड़ता है। तो पर्यावरण में जिस प्रकार से गतिविधियां होंगी, जिस प्रकार से परिवर्तन आएगा, उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर पड़ता है। तो यही टॉपिक आपका इसमें जोड़ा गया है, जिसको हम बोलते हैं पर्यावरणीय मुद्दे या पर्यावरणीय या एनवायरमेंटल कंसर्न इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे उसमें देखोगे आप, हर एग्जाम के लगभग सिलेबस में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहां पर हम बात करेंगे पर्यावरणीय मुद्दों की या एनवायरमेंटल कंसर्न की। पर्यावरणीय मुद्दे, तो देखिए यहां तक आप देखें, अभी तक सारी चीजें आप पढ़ ही चुके हैं कि किस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। उस पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जैविक घटक पाए जाते हैं, कुछ अजैविक घटक पाए जाते हैं। अब उनमें से कोई भी घटक कम हो जाता है या कोई भी घटक ज़्यादा हो जाता है, तो यही क्या है? एक तरह से पर्यावरणीय कंसर्न हो जाता है, पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें तीन चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। एक कहलाता है पर्यावरणीय प्रदूषण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करेंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पर्यावरणीय प्रदूषण वाला पार्ट इसमें रहेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपका है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन का सीधा कंसर्न किससे है? वैश्विक तापन से है, वैश्विक तापन। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी? ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाएगी। और यही आजकल बहुत गर्म मुद्दा भी है, तो ध्यान रखें, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पार्ट हैं। तीसरा मुद्दा यहां पर बात करेंगे, वो पार्ट आपका कौन सा है? वो है ओजोन क्षरण को लेकर है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन क्षरण को लेकर भी यहां पर बात की जाएगी। तो ये तीन मेन कंसर्न हैं, तीन प्रमुख मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और यही पर्यावरणीय मुद्दों के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो ये सारे ग्लोबल कंसर्न हैं, विश्व से जुड़े हुए हैं, ना कि किसी एक देश से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के देश मिलकर कई प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। तो सम्मेलनों से करंट के कंसर्न में मैंने बताया था, ये जो टॉपिक कराया जा रहा है वो टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है? समसामयिकी से जुड़ा हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर या ओजोन को बचाने के लिए जो सम्मेलन आपके होते हैं, उनको भी आपको साथ साथ में याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, पर्यावरणीय प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण किससे होता है? प्रदूषकों से होता है, पॉल्यूटेंट से होता है। तो विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट हैं जिनकी उपस्थिति क्या करती है? पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करती है। तो प्रदूषक की अगर बात करें तो वे पदार्थ जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। तो पहले हम एक टॉपिक की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जलवायु परिवर्तन या वैश्विक तापन, और फिर हम बात करेंगे किसकी? ओजोन क्षरण की। तो पहले हम बात करें किसकी? पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण, ठीक है। तो प्रदूषण किसके द्वारा होता है? प्रदूषकों के द्वारा होता है, पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है या प्रदूषक कहा जाता है इनको, प्रदूषक।
प्रदूषक, मतलब वे पदार्थ जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रदूषक कहलाएंगे। वे पदार्थ जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। और ध्यान रखना, हम बात करें प्रदूषकों के वर्गीकरण की तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं, उसको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रदूषकों का वर्गीकरण। प्रदूषकों का वर्गीकरण। और ध्यान रखना, इसी पॉल्यूटेंट से ही आपके प्रश्न बनते हैं। तो विभिन्न प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। तो पहला हम लेकर चलें किसका? समाप्ति के आधार पर। ठीक है, पहला समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार से सीधा सीधा मतलब है कि वे जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और वे प्रदूषक जो कभी नष्ट नहीं होते। तो ये दो तरह के होते हैं, कहलाता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक, मतलब बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए जा सकते हों वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे घरेलू कचरा है, कागज, कपड़ा, मल इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। और दूसरे प्रदूषकों की बात करें जिनको हम बोलते हैं अजैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो जैविक अपघटन के द्वारा वो नष्ट नहीं होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो नष्ट नहीं होते हैं। जैसे डीडीटी है या बीएचसी है या हेलो कार्बन्स हैं। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अगर पर्यावरण में चले जाते हैं तो वो नष्ट नहीं होते, बहुत साल लगते हैं इनको नष्ट होने में। तो ये क्या करेंगे? प्रदूषक का काम करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समाप्ति के आधार पर हम दो कैटेगरी में बांट करेंगे। तो ध्यान रखना, समाप्ति के आधार पर मैं लिख देता हूं प्रदूषक, समाप्ति के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं या इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्रदूषकों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण हमने लिया समाप्ति के आधार पर, और समाप्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, और दूसरे कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो डिग्रेडेबल का मतलब होता है, ध्यान रखना, जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, और ये कहलाते हैं अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किए जा सके, वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा, माइक्रोब्स द्वारा
अपघटित किए जा सकें, डिकम्पोज, अपघटित या डिकम्पोज किए जा सकें। ठीक है, तो वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे आप देखिए घरेलू कचरा है, उसको डाल दीजिए, कुछ समय बाद वो सड़कर क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कागज है, कपड़ा है, मल है इत्यादि, ये सब किस में आ जाता है, ये आ जाता है बायोडिग्रेडेबल के अंदर। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं घरेलू कचरा, घरेलू कचरा, डोमेस्टिक वेस्ट, कागज, कपड़ा, मल इत्यादि, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाता है आपका बायोडिग्रेडेबल में, जो जैविक पदार्थों के द्वारा या जैविक जो आपके जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके द्वारा इसको नष्ट किया जा सकता है। और जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है वो आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो यहां पर लिखें जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है, अपघटित नहीं किया जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिसको डिकम्पोज हम नहीं कर सकते वो कैसे कहलाएंगे, अजैव निम्नीकरण कहलाएंगे, और यही सबसे हानिकारक भी होते हैं। जैसे सबने सुना होगा DDT, BHC तथा हेलोकार्बन्स। सरकार ने रोक लगा दी इन पर, क्यों, क्योंकि ये ध्यान रखना नष्ट नहीं होते हैं, ये पर्यावरण में पड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है जीवों को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो समाप्ति के आधार पर हमने पॉल्यूटेंट को डिवाइड कर दिया दो भाग में। अब हम बात करें उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर, उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर। तो उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो पॉल्यूटेंटों को भी दो कैटेगरी में, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक का मतलब है कि ऐसे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से वातावरण में प्रवेश करते हैं, सीधे स्रोत से वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो चिमनियों से सीधी कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। दूसरा जैसे मीथेन गैस है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये गैसें ऐसे प्रदूषक के रूप में होती हैं जैसे स्रोत में, तो ये क्या कहलाएगी, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करें जो द्वितीयक प्रदूषक के अंदर आता है, जिसमें प्राथमिक प्रदूषण की आपस में अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक आपस में अभिक्रिया करके जिन प्रदूषकों का निर्माण करते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जिसमें आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है, आपका ओजोन है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वगैरह हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम बात करें, दूसरी कैटेगरी ले लेते हैं उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर। उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है। तो उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो पॉल्यूटेंट को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक और दूसरे कहलाते हैं द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इंग्लिश में लिखना चाहे खुद से लिख सकते हैं आप।
तो प्राथमिक प्रदूषक का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से वातावरण में, पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। तो इसके आगे लिख दें ऐसे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है। अब सीधे स्रोत से कौन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आ जाएंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें आदि, तो ये किस में आ जाएगी, प्राथमिक उत्पादकों के रूप में आ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड लिखें, वो ज़्यादा हानिकारक होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, सीधा वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। अब द्वितीयक की बात करें तो प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में अभिक्रिया से, तो ध्यान रखें यहां पर प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में अभिक्रिया से द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण होता है। द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण होता है। मतलब ये सीधे पर्यावरण में प्रवेश नहीं करते हैं, ये प्राथमिक प्रदूषक आपस में अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, ओजोन है और PAN है, पेन भी इसको बोलते हैं, PAN पेन, मतलब परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहलाता है। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एटसेट्रा। तो ये कुछ पदार्थ जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, प्राथमिकों से अभिक्रिया करके निर्मित हो जाते हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो दो तरह के हो गए, एक प्राथमिक, एक और आपके हो गए द्वितीयक। ठीक है, तो ये कैटेगरी आपकी हो गई प्राथमिक और द्वितीयक की। अब तीसरी कैटेगरी देखें, पहला तो हमने समाप्ति के आधार पर देख लिया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा हमने देख लिया उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर, उसमें प्राथमिक प्रदूषक हो गए और द्वितीयक। तीसरी कैटेगरी आपकी इसकी बनती है, इसको बोलते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर देखा जाए तो एक मात्रात्मक होते हैं और एक गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक प्रदूषक का देखिए सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति प्रदूषण नहीं करती है, जिनकी उपस्थिति प्रदूषण नहीं करती है, लेकिन इनकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा मात्रा होना ही प्रदूषण कहलाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति ध्यान रखना कोई प्रदूषण नहीं करती है, क्योंकि पेड़ों को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम इसको प्रदूषक के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है गुणात्मक प्रदूषक, मतलब ऐसे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति मात्र ही प्रदूषण का काम करती है। तो तीसरी कैटेगरी हम यहां पर लिखेंगे मात्रा के आधार पर।
मात्रा के आधार पर तो मात्रा के आधार पर अगर प्रदूषकों को हम कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरी में ले लेते हैं। एक कहलाता है मात्रात्मक प्रदूषक और दूसरा कहलाता है गुणात्मक प्रदूषक। गुणात्मक प्रदूषक, गुणात्मक प्रदूषक। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, एक आपकी क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, दो तरह से ये है। तो देखिए हम बात करें किसकी, हम बात करें पहले मात्रात्मक प्रदूषक की। तो मैंने बताया जैसे आपको कि ऐसे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति प्रदूषण नहीं करती है लेकिन इनकी अधिक मात्रा प्रदूषण करती है। तो ऐसे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति प्रदूषण नहीं करती है, प्रदूषण नहीं करती है, जबकि इनकी अधिक मात्रा, जबकि इनकी अधिक मात्रा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो इनकी केवल उपस्थिति मात्र प्रदूषण का कारण नहीं होती है, लेकिन इनकी उपस्थिति से ज़्यादा मात्रा में अगर ये पाया जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, प्रदूषण का कारण बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ध्यान रखना, पेड़ पौधों के लिए तो उपयोगी होती है, लेकिन पेड़ पौधों को हम काट देते हैं, पर्यावरण में हम ज़्यादा मात्रा में इस गैस का रिलीज करते रहते हैं, तो सिंपल सी बात है इसकी मात्रा में वृद्धि होगी तो क्या होगा, प्रदूषण का कारण बनेगी। ठीक है, तो सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं रहता है, ये नुकसानदायक नहीं होती है। अब गुणात्मक की बात करें तो इसके अंदर ऐसे प्रदूषक आ जाते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र ही प्रदूषण का कार्य करती है। ठीक है, तो दिन इसमें लिख लें ऐसे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति मात्र ही प्रदूषण का कार्य करती है, प्रदूषण का कार्य करती है। तो जिनकी उपस्थिति मात्र ही प्रदूषण का काम करे वो क्या कहलाते हैं, वो आपके गुणात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। और इसमें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, प्रदूषण का काम करते हैं। जैसे SO2, SO3, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि, इनकी उपस्थिति मात्र ही प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो बेसिक चीजें आप समझ रहे हैं, वर्गीकरण के आधार पर आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये तो प्रदूषकों के प्रकार हो गए। अब हम बात करें प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण आपने सुने होंगे, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, या ई प्रदूषण भी आजकल खूब चर्चा में है। जो ई वेस्ट होता है वो भी प्रदूषण का कारण है। और नैतिक प्रदूषण भी होता है, ध्यान रखना, नैतिक, अगर हम नैतिकता से काम नहीं करते हैं
या हम ऐसे काम करते हैं जो समाज के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो नैतिक प्रदूषण के अंदर आता है। और आजकल आप देख रहे हैं नैतिक प्रदूषण में भी भारी मात्रा में वृद्धि हो रही है और समाज में विभिन्न प्रकार के विकार पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो देखिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है जिसकी हम चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको इसमें नहीं जाना है। प्रदूषण के प्रकार, सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा प्रदूषक किस प्रकार के रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं, जैसे वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, ज़्यादा तेज शोर शराबा होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण और कंप्यूटर का जो कचरा होता है उसको ई प्रदूषण कहा जाता है, ई प्रदूषण, ई वेस्ट। ठीक है, और अगर लिख सकते हैं तो एक नैतिक प्रदूषण भी होता है, नैतिक प्रदूषण। तो ये ध्यान रखना क्या है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं। अब एक एक करके हम जान लेते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से कि वायु प्रदूषण से क्या स्थिति बनती है। अब ये जान गए कि वायु के अंदर जो पॉल्यूटेंट पाए जाएंगे जो नुकसानदायक होते हैं वो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ से जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं वही करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण का बायो इंडिकेटर कौन है, बायो इंडिकेटर या जैव सूचक का काम कौन करता है। तो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, लाइकेन जो एक सहजीवी जीवन व्यतीत करता है, शैवाल और कवक का, ये क्या करता है, अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये पौधा अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन इसका सूचक होता है। तो इसको जान लेते हैं। तो हेडिंग डालें पहले, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण की देखिए बात करें तो सबसे पहले आप ये जान गए वायु में जो पॉल्यूटेंट पाए जाएंगे वो वायु प्रदूषण का कार्य करेंगे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो जाननी है, वो है जैव सूचक। इसका बायो इंडिकेटर का काम कौन करता है, बायो इंडिकेटर। तो ध्यान रखना, बायो इंडिकेटर का काम करता है कौन, लाइकेन इसका काम करता है। और लाइकेन क्या है, लाइकेन दो जीवों से मिलकर बना है, सहजीवी जीवन व्यतीत करता है, शैवाल और कवक। तो एल्गी और फंगाई के कॉम्बिनेशन से निर्मित है लाइकेन। और जैसे ही वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ये अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। तो इसका रंग बदलने लग जाए तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर अम्लता की मात्रा ज़्यादा है, गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है। ठीक है, अब वायुमंडल में कौन कौन सी वायु प्रदूषक के लिए उत्तरदायी गैसें होती हैं। तो देखिए उत्तरदायी गैसों में आप देखेंगे कौन कौन सी वायु प्रदूषण का काम करती हैं। तो उसमें विभिन्न गैसें आ जाती हैं, आपकी विभिन्न गैसें आ जाती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या हम बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी लिख सकते हैं। तो ये जो गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, जब ये गैसें
जब ये गैसें जल के साथ मिश्रित हो जाती हैं, वर्षा का जल इनमें मिश्रित हो जाएगा, H2O के साथ, जलवाष्प के साथ जब ये जुड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर SO2 और H2O मिलकर क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा, और यहाँ पर HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCO3 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब जल के साथ मिल जाती हैं गैसें, ये जो वायु प्रदूषक के लिए उत्तरदायी हैं, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करने लगती हैं तो ध्यान रखना, जल के साथ अभिक्रिया करने से यहाँ पर क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो गया। यहां पर क्या बन गया, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो गया, नाइट्रिक एसिड बन गया, और यहां पर क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो गया, कार्बोनिक अम्ल बन गया। तो इस तरह की स्थिति यहां पर देखिए बनती है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, यही कहलाता है अम्लीय वर्षा। ये किसके लिए उत्तरदायी है, इसी को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसी को एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो यही ध्यान रखना क्या है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एसिड रेन का निर्माण होता है, और एसिड रेन का निर्माण होगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, संगमरमर। भाई ये किसको नुकसान पहुंचाती है, अम्लीय वर्षा संगमरमर की इमारतों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा संगमरमर की इमारतों को, संगमरमर की इमारतों को क्षतिग्रस्त करती हैं, क्षतिग्रस्त करती हैं। तो किस प्रकार से इसको क्षतिग्रस्त करेगी, सिंपल सी बात आप देखिए, संगमरमर किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर अम्लीय वर्षा इस पर क्या पड़ती है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन पड़ती है, एसिड रेन का प्रभाव जब इस पर पड़ता है तो सिंपल सी बात है, इसको CaO अलग हो जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाती है। तो यहाँ पर CaO क्या बन गया, चूना बन गया, चूना में परिवर्तित हो जाएगी। तो संगमरमर क्या होता है, चूने में परिवर्तित हो जाता है, तो सिंपल सी बात है वो आसानी से टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, क्षणभंगुर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संगमरमर की इमारतों को नुकसान करती है। इसके अलावा पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को तो एसिड रेन से नुकसान होता ही है, स्किन डिजीज हो जाते हैं या त्वचा जल जाती है, आंखें भी जल जाती है, तो ये स्थिति बनती है। अब देखिए बात करें हम दूसरे प्रदूषण की, जल प्रदूषण। तो आप जानेंगे इससे क्या मतलब है, इतना ही आपको ध्यान रखना है वायु प्रदूषण के अंदर। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। तो देखिए जल प्रदूषण आप जानते हैं, जब प्रदूषकों की मात्रा जल में पहुंचेगी तो वो जल प्रदूषक का काम करेगी। और आप पूछा जाए कि इसका जैव सूचक कौन होता है, तो इसका जैव सूचक जो होता है ई कोलाई होता है।
एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है जो इंसान की भी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। तो ध्यान रखना इसका जैव सूचक बायो इंडिकेटर, जैव सूचक बायो इंडिकेटर। तो इसका जो बायो इंडिकेटर होता है वो होता है ई कोलाई, ई कोलाई या कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म जीवाणु। ये कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। बड़ी आंत, बड़ी आंत में ये पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जैव सूचक का काम करता है। अब सीधा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जल में प्रदूषक के रूप में अगर मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होता है, कैडमियम की मात्रा हो जाए तो कौन सा रोग होता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होता है, या फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होता है। नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आपके पूछे गए, चाहे वो सुमेलित करने के लिए आए हैं या सीधा सीधा भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रदूषक की बात करें, प्रदूषक कौन सा होगा और इस प्रदूषक की मात्रा ज़्यादा होने पर कौन सी बीमारी होगी, कौन सा डिजीज होगा। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। तो प्रदूषक की देखिए ध्यान से देखते जाइए, प्रदूषक की मैं बात कर रहा हूं, तत्व कौन सा है, यहां पर एक तत्व ज्यादा हो जाता है वायु, इसमें जल में मरकरी, मरकरी की मात्रा अगर जल में ज्यादा हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जापान में ज्यादातर ये रोग दिखाई देता है, इसको बोलते हैं मिनी माटा, मिनी माटा। तो मिनी माटा रोग ध्यान रखना जल में किस तत्व की मात्रा ज़्यादा होने पर होता है, तो ये तत्व कौन सा कहलाएगा, मरकरी कहलाएगा। दूसरा बात करें, दूसरा है कैडमियम, कैडमियम। अगर जल में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है, तो इस रोग को बोलते हैं इटाई, इटाई। इस रोग को क्या कहा जाता है, इटाई, इटाई। तो सीधा भी पूछ लेते हैं कि कौन सा रोग होता है, तो इसको ध्यान रखना, इटाई, इटाई। इसको बोलते हैं मिनी माटा, मिनी माटा डिजीज कहलाता है और इटाई, इटाई कहलाएगा। अगर जल के अंदर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। मतलब छोटे बच्चे का शरीर धीरे धीरे करके नीला होता चला जाता है क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और अगर जल के अंदर जो आजकल की आम समस्या है, फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस, और फ्लोरोसिस ज़्यादा होगा तो मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, इसको बोलते हैं नी नॉक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो चौथी कैटेगरी यहां पर मैं लिखता हूं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की मात्रा अगर जल में ज़्यादा हो जाती है तो इसको बोलते हैं फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस बीमारी कहा जाता है, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस बीमारी होती है। या ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, नी, KNEE, नी, KNOCK, नी नॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है, नी नॉक सिंड्रोम। तो कैसे भी ध्यान रखें,
इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, नी नॉक सिंड्रोम। तो नी नॉक सिंड्रोम के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ध्यान रखें, जल प्रदूषण से आपको इसी तरह से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको ध्यान रखना है क्या क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। तो मैंने लिखा दिया है और यहीं से आप पेपर देखेंगे उठा के तो आपको क्वेश्चन सीधा मिल जाएगा। कभी कभार पूछ लेते हैं नी नॉक सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, किस प्रदूषक की अधिकता से, तो फ्लोरीन की अधिकता से हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से इटाई हो जाता है और मरकरी से मिनीमाटा तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के प्रदूषक हो गए, वायु प्रदूषण आपका हो गया और जल प्रदूषण। अब तीसरे प्रकार के प्रदूषण की बात करें जिसको हम बोलते हैं मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण में क्या होता है, आप जानते ही हैं कि जब बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों की हम का उपयोग करते रहते हैं तो मृदा में क्या होती है, अम्लीयता की वृद्धि हो जाती है। मृदा बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है और उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, चूने का इस्तेमाल करते हैं, लाइम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। तो वही आपका कहलाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, ठीक है। और मृदा प्रदूषण ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी जाता है, ये मृदा प्रदूषण जो है एक नवीकरणीय है। नवीकरणीय है मतलब इसको दोबारा से सही किया जा सकता है। तो आपको पता ही है कि अब तो लगातार हम किसकी बात कर रहे हैं, अब तो लगातार हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं। मतलब खेतों में गाय भैंस के गोबर का इस्तेमाल करते हैं या जो घरेलू कचरा होता है उसका का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इसी का उपयोग करते थे। पहले क्या था कि पूरे भारत में जैविक खेती ही होती थी, लेकिन उस जैविक खेती से ज़्यादा उत्पादन उस समय नहीं हो पा रहा था। और उस समय देश जब आज़ाद हुआ था तो खाद्यान्न में देश निर्भर नहीं था। तो जब खाद्यान्न में निर्भर नहीं था तो भारत को गेहूं चावल दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था या ये कहीं अमेरिका से मंगाना पड़ता था। तो गेहूं चावल जब अमेरिका से मंगाना पड़ता था तो उस समय जो दूसरे देश थे या अमेरिका ने भारत को ये सलाह दी कि जब तक आप गाय भैंस के गोबर से खेती करते रहेंगे तब तक आप खाद्यान्न में निर्भर नहीं हो सकते, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करिए, आप कीटनाशकों का इस्तेमाल करिए, आप संकर प्रजाति के बीजों का इस्तेमाल करिए, इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इससे उत्पादन में तो भारी वृद्धि हुई, भारत आत्मनिर्भर भी हो गया खाद्यान्न में लेकर। लेकिन धीरे धीरे करके इसने क्या किया, मृदा को निम्नीकृत कर दिया, सॉइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में भूमि बंजर होती चली जा रही है, उपजाऊ भूमि नहीं बची है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें मृदा प्रदूषण के लिए लिख लेना अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब ये जो मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है, अब इसमें बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो इससे मृदा में क्या होती है, अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से
मृदा की अम्लीयता में वृद्धि, मृदा की अम्लीयता में वृद्धि होती है। और इस अम्लीयता में वृद्धि जब होगी तो ध्यान रखना, मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना, लाइम, चूना, लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड CaO का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूना मिला देते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में चूना मिला देंगे तो उसकी अम्लीयता कम हो जाती है और मिट्टी एक बार फिर से उपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। तो ये तो मृदा प्रदूषण की बात हो गई। अब इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण है। तो आपको पता है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की एक इकाई होती है जिसको डेसिबल कहा जाता है, डीवी से इसको हम इंगित करते हैं, डेसिबल कहा जाता है। तो डेसिबल से पूछा जाता है आपसे, ये सिंपल सा पूछा जाता है कि कितने डेसिबल से ज़्यादा जो है वो ध्वनि प्रदूषण के अंदर आता है, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना 60 डेसिबल जो है, 60 डेसिबल की अगर बात होती है, उससे ज़्यादा की ध्वनि अगर कहीं भी होती है तो वो क्या आती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसकी, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, तो देखिए ध्वनि प्रदूषण में हम बात करें तो पहली चीज तो ध्यान रखना, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई, मापने की इकाई, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं, डेसिबल। ठीक है, DV डेसिबल कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेंट जोन कितने डेसिबल में होता है, तो 45 डेसिबल से कम की जो ध्वनि होती है वो ध्यान रखना किस में आती है, साइलेंट जोन में आती है। और साइलेंट जोन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, हॉस्पिटल है, ये सब साइलेंट जोन में आते हैं, साइलेंट जोन। साइलेंट जोन ध्यान रखना, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि हॉस्पिटल, पार्क, कॉलेज में कितने डेसिबल तक ध्वनि जो है वो होनी चाहिए। तो साइलेंट जोन का मतलब है कि ध्वनि 45 डेसिबल से कम, 45 डेसिबल से कम, तो 45 डेसिबल से कम ध्वनि होगी वो साइलेंट जोन आता है। और साइलेंट जोन का मतलब है स्कूल, कॉलेज, पार्क, हॉस्पिटल इत्यादि, ये आपके किस में आते हैं, साइलेंट जोन के अंदर आते हैं, साइलेंट जोन। और ध्यान रखना ध्वनि प्रदूषण किस में आएगा, तो ध्यान रखना 60 डेसिबल से अधिक, 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण कितने पर माना जाएगा, अगर 60 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि है,
60 डेसिबल से ज़्यादा की अगर कोई ध्वनि प्रकट कर रहा है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। अगर नॉर्मल बातचीत होती है, फुसफुसाने की जैसे आवाज़ नॉर्मल धीरे धीरे करके फ़ोन पे जैसे आप बात करते हैं, तो वो कितना आता है, वो 20 डेसिबल तक होता है, 20 से 30 डेसिबल। तो ध्यान रखना, सामान्य बातचीत की जो ध्वनि होती है वो 20 से 30 डेसिबल तक मानी जाती है, यह मैक्सिमम 35 डेसिबल तक ही मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना है इस तरह से। अब हम बात करें, ये तो बात होगी ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण से आपको यही बेसिक चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब हम बात करें अगला, जिसको बोलते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो नेक्स्ट यहां पे बात करें रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण तो या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो आपको पता ही है कि कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे लगातार अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसको जो मापने की इकाई है उसको क्या बोलते हैं, रोंटजन कहा जाता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, रोंटजन। रोंटजन कहते हैं, ध्यान रखना, इसको रोंटजन कहा जाता है, रोंटजन बोलते हैं। और 10 रोंटजन से अधिक होता है तो अधिक रेडिएशन होता है तो वो रेडियोधर्मी पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखें, 10 रोंटजन से अधिक रेडिएशन रेडियोधर्मी प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो 10 रोंटजन से ज़्यादा का अगर रेडिएशन कहीं पर है तो वो क्या कहलाएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन वाला क्षेत्र कहलाएगा, जिसको पूरी तरह से क्या करते हैं, इसको हम पूरी तरह से फिर सीमित कर देते हैं। कई जगहों पर जहाँ पर परमाणु जो संयंत्र हुआ करते थे, उन परमाणु संयंत्रों में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण उस क्षेत्र में रेडिएशन फैल गया। तो रेडिएशन फैलने के कारण उसको हम क्या करते हैं, उस क्षेत्र को पूरी तरह से बाधित कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं, कोई आम आदमी वहाँ पर नहीं जाए, ठीक है। तो इस तरह से तो ये आपका पार्ट इसमें। अब इसके बाद हम बात करें ई वेस्ट, ठीक है। अगला पार्ट अगर बात करें तो उसको बोलते हैं हम ई प्रदूषण। ई प्रदूषण का मतलब है, ई से मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण कहलाएगा ये, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण है, इससे क्या होता है, भारी मात्रा में ई वेस्ट निकलता है, ई वेस्ट या ई कचरा जिसको कहा जाता है। अब जैसे धुआंधार तरीके से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण हैं, खराब हो जाते हैं, वो कबाड़ी वाले को दे दिए जाते हैं, तो वो लगातार क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। बाकी इसका कोई उपयोग, बाकी इसका कोई और निवारण नहीं है। तो इसका निवारण क्या है, केवल परंपरागत तरीके से इसका निवारण कर सकते हैं, रिसाइकिल हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना, इसका निवारण हम क्या से करेंगे, परंपरागत तरीके से कर सकते हैं, परंपरागत तरीके से निवारण। तो परंपरागत तरीके से ही इसका निवारण संभव है। ध्यान रखना, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं या दोबारा से यूज में, या हम इसको बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ों को परचेज ना करें।
तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये पार्ट आपका आता है किसके अंदर, ये था आपका प्रदूषण से संबंधित। और मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी बचा नैतिक प्रदूषण, तो वो आप नैतिक प्रदूषण तो घरेलू शिक्षा से ही ले सकते हैं। लोगों की, बड़े लोगों की, बुजुर्गों की बातें मानने से ही नैतिक प्रदूषण आपका दूर हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रदूषण वाला पार्ट था, उसी हिसाब से जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यही सीधी चीज़ें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आपको रिवाइज कर दूँ। ठीक है, यहाँ से हमने शुरुआत की थी। देखिए, पर्यावरणीय मुद्दे में हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो आपका पर्यावरणीय प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन या वैश्विक तापन, और तीसरा है ओजोन क्षरण या ओजोन डिप्लेशन की बात आती है। तो यहाँ पर हम पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले हमने बात की पॉल्यूटेंट की। तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और फिर यहाँ पर प्रदूषकों का हमने वर्गीकरण किया था, और वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया था, पहला समाप्ति के आधार पर। तो समाप्ति के आधार पर देखें तो एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। सीधा एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल की बात होती है तो वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज किए जा सकते हैं, जैसे घरेलू कचरा है, कागज, कपड़ा, मल इत्यादि। ठीक है, और जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते हैं वो किस में आ जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाते हैं। जैसे डीडीटी, बीएससी, हेलो कार्बन्स, प्लास्टिक भी इसके अंदर आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो प्लास्टिक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लास्टिक का भी किस में आती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती है। तो ये समाप्ति के आधार पर हमने विभाजित किया था। फिर उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर हमने विभाजित किया। तो एक प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं ऐसे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कार्बन मोनो, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरी हमने बात की द्वितीयक प्रदूषकों की। तो प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में अभिक्रिया से कौन बनते हैं, द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है, जिसमें हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिए थे। फिर मात्रा के आधार पर प्रदूषकों का वर्गीकरण किया गया। मात्रा के आधार पर ऐसे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति प्रदूषण नहीं करती है, जबकि अधिक मात्रा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गुणात्मक का मतलब है जिनकी उपस्थिति मात्र ही प्रदूषक के लिए उत्तरदायी होती है, प्रदूषण के लिए। तो इसमें ये सब आ जाती हैं। फिर हमने बात की प्रदूषकों के प्रकार की। तो चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ई प्रदूषण या नैतिक प्रदूषण, ये सारे के सारे प्रदूषण वाले पार्ट जो हैं आपके, इनमें मेन चीज़ें क्या हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे वायु प्रदूषण की मैंने बात की। तो वायु प्रदूषक में जैव सूचक का काम कौन करता है, लाइकेन इसमें जैव सूचक का काम करता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो गैसें जो प्रदूषण का काम करती हैं वायु का, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये जल के साथ मिल जाती हैं तो इनसे क्या बन जाता है, ये एसिड बन जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक है और कार्बोनिक एसिड है। और यही किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अम्लीय वर्षा क्या करती है, जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है, साथ में संगमरमर की इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। संगमरमर की इमारतें किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट पर जब एसिड रेन पड़ता है तो इससे चूना अलग हो जाता है। इस तरह से यह नुकसान पहुंचाने का काम करती है। दूसरी हमने बात की जल प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण का जैव सूचक ध्यान रखना कौन होता है, ई कोलाई होता है, कॉलीफॉर्म जीवाणु होता है। और प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, जैसे मरकरी है, कैडमियम है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, फ्लोरीन है। तो मरकरी की अधिकता हो जाती है जल में तो मिनीमाटा रोग हो जाता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई हो जाता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस हो जाता है, या इसी को नी नॉक सिंड्रोम बोलते हैं, या इसी से क्या होता है, घुटनों में या जोड़ों में दर्द होने लगता है। फिर मृदा प्रदूषण की बात की।
तो मृदा प्रदूषण में आपको बताइए कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करेंगे तो मृदा कैसी होती है, अम्लीय हो जाती है। और इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, चूना मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम मिलाया जाता है। ठीक है। फिर हमने बात की ध्वनि प्रदूषण की, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। साइलेंट जोन में कितनी ध्वनि होनी चाहिए, तो 45 डेसिबल होनी चाहिए, और 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। सीधा प्रश्न आपका ऐसे ही आता है। फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण, रोटेंजन के द्वारा इसको मापा जाता है, और 10 रोटेंजन से अधिक का रेडिएशन होता है तो वो रेडियोधर्मी प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो ये पार्ट आपका प्रदूषण से संबंधित यहाँ पर समाप्त होता है। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।